हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव मूवमेंट्स कि एक्टिव मूवमेंट्स कैसे परफॉर्म करते हैं और पेशेंट में कैसे परफॉर्म करेंगे अगर उनको कोई इंजरी हुई है तो ये सभी हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। अब एक्टिव मूवमेंट्स हमें मालूम है कि 4 तरीके के होते हैं। असिस्टेड एक्सरसाइज, फिर उसके बाद आएगा आपका फ्री एक्सरसाइज, देन असिस्टेड रजिस्टेड एक्सरसाइज और उसके बाद आपका आएगा रजिस्टेड एक्सरसाइज। अब एक्टिव मूवमेंट्स पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि पैसिव मूवमेंट क्या होता है। 2 तरीके के बॉडी में मूवमेंट होते हैं, एक होता है पैसिव मूवमेंट और दूसरा होता है एक्टिव मूवमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि पैसिव मूवमेंट क्या होता है। पैसिव मूवमेंट का मतलब है कि बॉडी खुद से कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं करेगी, एक्सटर्नल कोई फोर्स है जो कि उस बॉडी के मूवमेंट का, उस जॉइंट को मूवमेंट पूरा कंप्लीट करा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पैरालिसिस के जो पेशेंट होते हैं उनका क्या होता है, जब वो एक भी मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, सपोज कि क्या करना है उनको, फ्लेक्शन करना है, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। बट इन पैरालिसिस केस क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो अनेबल टू परफॉर्म होते हैं किसका, फ्लेक्शन और एनी मूवमेंट, ठीक है, इन एक्यूट केसेस। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो थेरेपिस्ट होंगे वो क्या कराएंगे, वो एक्सटर्नल फोर्स, थेरेपिस्ट की मदद से जो पूरा का पूरा मूवमेंट होगा, फ्लेक्शन होगा या एक्सटेंशन होगा, उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव मूवमेंट। यहाँ पे पेशेंट बिल्कुल भी अपने बॉडी से कोई भी ऐसा फोर्स लगा करके मूवमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। बट वहीं पे एक्टिव मूवमेंट्स इसका जस्ट अपोजिट होता है। एक्टिव मूवमेंट्स वो सारे के सारे मूवमेंट है जिसमें कि पेशेंट अपने ओन बॉडी के फोर्स से उसको क्या करता है, बॉडी को मूव करता है, ठीक है। अब उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं जिसमें कि हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा है, असिस्टेड एक्सरसाइज। असिस्टेड एक्सरसाइज का मतलब होता है कि यहाँ पे पेशेंट परफॉर्म तो कर पा रहा है पर कंप्लीट मोशन को परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इसको एग्जांपल, हम एक ही एग्जांपल से ये सारे समझेंगे। तो एग्जांपल हम किसका लेंगे, एल्बो का। एल्बो का जो मूवमेंट है वो 3 रेंज में जाकर के कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो आपका रेंज आएगा वो क्या होगा, आउटर रेंज, फिर उसके बाद ये मिडिल रेंज और ये क्या होगा, इनर रेंज, ठीक है। इसको अच्छे समझ लो, ये क्या है आपका आउटर रेंज, ये मिडिल रेंज और ये इनर रेंज। और यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, असिस्टेड एक्सरसाइज की। तो सपोज कि पेशेंट is able to perform outer movement of elbow flexion, but middle और inner range वो complete नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे थेरेपिस्ट क्या करेंगे, अपने हाथ के हेल्प से क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा मूवमेंट कराएंगे। तो ये क्या होगा, मिडिल और इनर रेंज में किसकी मदद लगी, थेरेपिस्ट की मदद लगी, एक असिस्टेंस की मदद लगी जिससे कि पूरा मूवमेंट हो रहा है। तो ये असिस्टेड एक्सरसाइज में होगा। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये एक्टिव मूवमेंट में कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट आउटर रेंज में खुद से पूरा परफॉर्म किया है। आउटर रेंज उसने एल्बो फ्लेक्शन का खुद से परफॉर्म किया, बस वो मिडिल और इनर रेंज नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे क्या किया, थेरेपिस्ट का हेल्प लगा, असिस्टेंस लगा और पूरा का पूरा मूवमेंट कंप्लीट हुआ। तो ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे पेशेंट इनिशियली तो थोड़ा बहुत मूवमेंट परफॉर्म कर लेता है बट फुल रेंज तक नहीं ले जा पाता। तो वहाँ पे हमें वहाँ क्या देना पड़ता है, असिस्टेड एक्सरसाइज का यूज करना पड़ता है फुल मूवमेंट को पाने के लिए। अब हमारा जो दूसरा मूवमेंट है वो क्या है, फ्री एक्सरसाइज। फ्री एक्सरसाइज का मतलब होता है, अब एक चीज और, असिस्टेड एक्सरसाइज जो होती है वो उसको ऐसा मानते हैं हम कि वो ग्रेड 2, जो ग्रेड 2 के सारे मूवमेंट्स होते हैं वो किसके अंदर आता है, असिस्टेड। जहां पे असिस्टेंट मतलब कि थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है पेशेंट बट कंप्लीट कराने के लिए थेरेपिस्ट की मदद लगती है, चाहे वो एलिमिनेटेड प्लेन में हो चाहे अगेंस्ट ग्रेविटी के प्लेन में हो। बट पेशेंट थोड़ा बहुत मूवमेंट उसको इनिशियली करेगा, उसके बाद ही पूरा मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे असिस्टेड में एक ये भी केस हो सकता है कि पेशेंट यहाँ पे आउटर रेंज और मिडिल रेंज तो कर पा रहा है लेकिन इनर रेंज में उसको करने में दिक्कत हो रही है असिस्टेड में। तो यहाँ पे आउटर और अगर मिडिल कर पा रहा है तो इनर रेंज के लिए असिस्टेंट लगेगा, थेरेपिस्ट असिस्टेंस देगा और इनर रेंज कंप्लीट कराएगा। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है किसका, असिस्टेड एक्सरसाइज का। नाउ फ्री एक्सरसाइज। फ्री एक्सरसाइज का मतलब होता है कि बॉडी इज एबल टू परफॉर्म ऑल द मूवमेंट इन ऑल रेंजेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एल्बो था आउटर रेंज, मिडिल रेंज और इनर रेंज। तो यहाँ पे फ्री एक्सरसाइज का एग्जांपल है कि पेशेंट इज अनेबल टू डू ऑल द रेंज ऑफ मोशंस, मतलब कि आउटर रेंज, मिडिल रेंज और इनर रेंज तीनों में ही वो क्या कर ले, परफॉर्म कर ले, ठीक है। तो वो किसके अंदर आएगा, फ्री एक्सरसाइज के अंदर आएगा। फ्री एक्सरसाइज इज ऑलवेज परफॉर्म ऑन द ग्रेड 3, मतलब कि अगेंस्ट ग्रेविटी पूरा का पूरा जो मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कोई भी तरीके का प्रेशर एक्सटर्नली नहीं लगना चाहिए, केवल ये किस में परफॉर्म होगा, ग्रेविटी 3, मतलब कि अगेंस्ट ग्रेविटी में होगा, ग्रेड 3 में। तो वो आपका क्या आ जाएगा, सारा का सारा फ्री एक्सरसाइज होगा।
अब उसके बाद होता है आपका कौन सा, असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज। मतलब कि यहाँ पे असिस्टेंस भी लगेगा थेरेपिस्ट का और विथ रेजिस्टेंस कराएगा, मतलब कि पेशेंट रेजिस्टेड मूवमेंट भी करेगा, बट कुछ ऐसा आउटर में हो सकता है या इनर में हो सकता है जहाँ पे पेशेंट परफॉर्म ना कर पाए वो रेजिस्टेड एक्सरसाइज, तो वहाँ पे थेरेपिस्ट क्या कराएगा, असिस्टेंस देगा और उस मूवमेंट को रेजिस्टेड के साथ, मतलब कि फोर्स के साथ कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जांपल हम एल्बो का एग्जांपल लेंगे। ये मेरे हाथ में वेट कफ है, यहाँ पे क्या है आपको मालूम है, ये आउटर रेंज, ये मिडिल रेंज और ये इनर रेंज है, ठीक है। अब पेशेंट का ये टारगेट है कि इस वेट कफ का एल्बो का फुल मोशन करे, आउटर, मिडिल और इनर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अगर ऐसे कर लेगा तो रेजिस्टेड। बट असिस्टेड रेजिस्टेड में क्या होगा कि पेशेंट इज अनेबल टू परफॉर्म इन आउटर रेंज विथ रेजिस्टेंस, मतलब कि विथ रेजिस्टेंस के साथ पेशेंट यहाँ पे इनिशियली नहीं परफॉर्म कर पा रहा है फ्लेक्शन, मतलब आउटर रेंज में फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे थेरेपिस्ट यहाँ से असिस्ट करेंगे और उसको आउटर रेंज कंप्लीट कराएंगे। फिर उसके बाद पेशेंट इज एबल टू परफॉर्म मिडिल रेंज एंड इनर रेंज ऑफ एल्बो फ्लेक्शन विथ रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने वेट कफ का यूज किया, आप इसको डंबल के साथ कर सकते हो, आप इसको थेराबैंड्स के साथ। सो नाउ नेक्स्ट इज रेजिस्टेड एक्सरसाइज। अब रेजिस्टेड एक्सरसाइज का मतलब होता है कि भाई सेम अगेंस्ट ग्रेविटी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या, रेजिस्टेड एक्सरसाइज। सेम हम किसका लेंगे, एल्बो का एग्जांपल। ये मेरे हाथ में वेट कफ है रेजिस्टेंस के तौर पे, कि ये रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा मेरे हैंड पे और इसके अगेंस्ट मेरे एल्बो को क्या करना है, पूरा का पूरा मूवमेंट करना है। तो अब अगर यहाँ पे ये पूरा का पूरा एल्बो का मूवमेंट मेरा हो रहा है, मतलब कि आउटर रेंज में भी खुद से ही बॉडी परफॉर्म कर रही है, मिडिल रेंज में भी कर रही है और इनर रेंज में भी कर रही है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, रेजिस्टेड एक्सरसाइज है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, रजिस्टर्ड एक्सरसाइज का एग्जांपल। यहाँ पे किसी भी तरीके का असिस्टेंस नहीं लगाना पड़ रहा है फिजियोथेरेपिस्ट को पेशेंट के हाथ पे, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि ये पूरा का पूरा मूवमेंट है और इसका अगर आपके पास मान लो कि वेट कफ या वगैरह कुछ भी नहीं है और आपको रजिस्टर्ड एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है पेशेंट में, तो आप क्या करोगे, थेरेपिस्ट यहाँ पे प्रेशर लगाएगा और पूरा का पूरा मूवमेंट थेरेपिस्ट डाउनवर्ड प्रेशर लगाएगा और पेशेंट को उसके अगेंस्ट पूरा का पूरा मूवमेंट करना है। तो ये भी एक तरीके का रजिस्टर्ड एक्सरसाइज का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक्टिव मूवमेंट्स के टाइप्स थे। तो अभी हमने टाइप्स को बहुत ही शॉर्ट में देखा, अब उसको हम थोड़ा डीपली देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा, क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स होंगे, क्या क्या इफेक्ट्स और यूजेज होंगे, किस तरीके की टेक्निक अप्लाई करके हम असिस्टेड एक्सरसाइज को कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये है हमारा क्या, असिस्टेड एक्सरसाइज। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मसल एक्शन। हमें मालूम है कि असिस्टेड एक्सरसाइज हम कब कराते हैं, असिस्टेड एक्सरसाइज इज द पार्ट ऑफ एक्टिव मूवमेंट, मतलब कि बॉडी उस मूवमेंट को कराने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स जनरेट कर रही है, बट कुछ ऐसे रेंज हो सकते हैं वहाँ पे उस एक इकलौते मूवमेंट में जहाँ पे कि बॉडी अनेबल टू परफॉर्म द मूवमेंट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एल्बो का मूवमेंट है, इसके हर एक मूवमेंट के मेजरली 3 रेंज होती है, एक आउटर, एक मिडिल और फिर इनर। तो सपोज कि यहाँ पे आउटर पेशेंट इनिशियली नहीं कर पा रहा है बट मिडिल और इनर कर पा रहा है, तो आउटर में हमने असिस्टेंस लगाया, थेरेपिस्ट ने असिस्टेंस लगाया आउटर रेंज पे, नाउ पेशेंट इज एबल टू परफॉर्म क्या, मिडिल एंड इनर रेंज। तो यहाँ पे जो असिस्टेड एक्सरसाइज का जो प्रिंसिपल है वो यही कह रहा है कि जब भी आप ये प्रेशर लगाओगे तो वो क्या होगा, मसल के डायरेक्शन में होगा। बाइसेप्स मसल जो हमारी मूवमेंट कराती है फ्लेक्शन का, उसके डायरेक्शन में ही ये फोर्स होगा। ऐसा नहीं कि आप इसको नीचे की तरफ लगा रहे हो तो एल्बो फ्लेक्शन होगा या ऑब्लिक लगा रहे हो, ठीक है। तो जो फोर्स लगा रहा है थेरेपिस्ट वो किसके थ्रू होगा, मसल के डायरेक्शन के टुवर्ड ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो असिस्टेंस लग रहा है, जो थेरेपिस्ट असिस्टेंस लगा रहा है, वो केवल अगर प्रॉब्लम आउटर रेंज में है तो केवल आउटर रेंज में ही लगाना है, पूरा नहीं लगाना है ना, कि आपने मिडिल और इनर रेंज में भी लगा दिया। तो अगर ऐसा लगा दिया तो ये तो एक तरीके से पैसिव मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि केवल आउटर रेंज में ही असिस्टेंस लगाना है और मिडिल और इनर में पेशेंट खुद से लगाएगा, ठीक है। अब इसके टेक्निक्स पे बात कर लेते हैं। तो देखो, जब भी कभी ये होगा तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे जो प्रॉक्सिमल जॉइंट्स है, जैसे सपोज एल्बो का प्रॉक्सिमल क्या है, शोल्डर जॉइंट। अब यहाँ पे पेशेंट क्या करने की कोशिश करते हैं कई बार कि एल्बो का आउटर रेंज उनका नहीं हो रहा है, तो वो शोल्डर की हेल्प से मिडिल रेंज तक एल्बो को लाते हैं और फिर उसके बाद मिडिल और इनर रेंज परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उनका कभी आउटर रेंज पे वो एल्बो का फ्लेक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सपोर्ट करके रखना है किसका, प्रॉक्सिमल जॉइंट्स का।
और दूसरी चीज जैसे कि क्या होगी, आपको कितने रेप्स वगैरह कराने, तो ये डिपेंड करता है इंजरी पे कि किस टाइप की इंजरी हुई और कितनी सीवियर की इंजरी हुई है, ठीक है। तो वहां पे आपको 8 रेप्स कराना है या 12 रेप्स कराना है या 15 रेप्स कराना है, तो वो उस अकॉर्डिंग आप उसको क्या करोगे, मूवमेंट को कराओगे। अब इसके क्या देखते हैं हम, इफेक्ट्स एंड यूजेस। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है स्ट्रेंथ कम होने से और हाइपोट्रॉफी होने से। कैसे, जैसे कि मैं अगर यहाँ से एक्सटर्नल आउटर रेंज पे अगर ये मूवमेंट असिस्टेंस के साथ करा रहा हूँ, तो एक तरीके से यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, तो ये हाइपोट्रॉफी नहीं होने देगी। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे ये मूवमेंट हो रही तो इस आउटर रेंज की मसल पे क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है, क्योंकि ये मूवमेंट करा रहे हैं हम, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन न्यूट्रिशन प्रॉपर बना रहेगा, तो वहाँ पे क्या नहीं होगी, हाइपोट्रॉफी नहीं होगी, और जो स्ट्रेंथ है वो वहाँ पे बनी रहेगी, ठीक है। दूसरा, हम न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन कराएंगे, जैसे कि पैरालिसिस के पेशेंट्स में होता है, वहाँ पे वो मूवमेंट को जब नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो असिस्टेड हम मूवमेंट कराते हैं और उसको न्यूरोमस्कुलरी री एजुकेट कराते हैं। बार बार जब आप कराओगे तो उसका एक तरीके से क्या होगा, न्यूरॉन और मसल का क्या होगा, री एजुकेशन होगा, वो उस मूवमेंट का री एजुकेशन होगा, ठीक है। बाकी आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा पेशेंट का। अगर ये मूवमेंट देखेगा वो कि अभी तक तो ये नहीं हो पा रहा था बट असिस्टेडली इतना हुआ, जब आप डेली कराओगे तो अगले दिन थोड़ा कम असिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसका पेशेंट का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और अल्टीमेटली आपका क्या होगा, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगा। जब ये पूरा मूवमेंट होगा तो एक तरीके से रेंज ऑफ मोशन भी धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं असिस्टेड रजिस्टर्ड एक्सरसाइज। तो असिस्टेड रजिस्टर्ड एक्सरसाइज का जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ असिस्टेंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। कि सपोज मेरे को एक मूवमेंट कराना है, पूरा का पूरा रजिस्टर्ड एल्बो का फ्लेक्शन कराना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि कोई एक ऐसा मूवमेंट होगा जहां पे मुझे इस रेजिस्टेंस के साथ असिस्टेंस लगाना पड़ेगा, उसके बाद पेशेंट इज एबल टू परफॉर्म क्या, एल्बो फ्लेक्शन। फॉर सपोज एग्जांपल कि आउटर रेंज में पेशेंट इज अनएबल टू डू, ठीक है, विथ रेजिस्टेंस एल्बो का फ्लेक्शन आउटर रेंज पे पेशेंट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे थेरेपिस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे उसको आउटर रेंज में, और उसके बाद फिर वो पूरा का पूरा मूवमेंट करेगा। ऐसे ही डेली करते करते क्या होगा, थेरेपिस्ट धीरे धीरे अपना असिस्टेंस कम करेंगे और पेशेंट पूरी की पूरी तरीके से अपना ये मूवमेंट लाएगा, किधर की तरफ, रजिस्टर्ड एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है। इफेक्ट एंड यूजेज इसके क्या है, इफेक्ट एंड यूजेज सेम, स्ट्रेंथ इससे बढ़ेगी, ठीक है, और हाइपोट्रॉफी नहीं होगी, हाइपरट्रॉफी होगी मसल की। साथ में अल्टीमेटली हमें मालूम है कि जिस जगह पे असिस्टेंस लगाना पड़ रहा है वो पूरा भी रेंज ऑफ मोशन कवर होगा, ठीक है। साथ में पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। सो नेक्स्ट इज अवर फ्री एक्सरसाइज। देखते हैं कि फ्री एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करना है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ही यही है कि विथआउट असिस्टेंट एंड रेजिस्टेंस अदर देन ग्रेविटी, मतलब फ्री एक्सरसाइज का मतलब यही है कि मेरी बॉडी एबल है इस पूरे मूवमेंट को परफॉर्म करने में, तो यहाँ पे ना ही थेरेपिस्ट का कोई असिस्टेंस लग रहा है वो पूरे मूवमेंट को कराने में, सपोज शोल्डर फ्लेक्शन कराने में कोई असिस्टेंस लग रहा है, और ना ही कोई थेरेपिस्ट रेजिस्टेंस लगा रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज ये हो रही है कि अगेंस्ट ग्रेविटी ये हो रहा है, ठीक है, केवल ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, बाकी पेशेंट इज एबल टू परफॉर्म द ऑल द मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन सारे ही, ठीक है। तो ये क्या है, फ्री एक्सरसाइज का ये प्रिंसिपल। नाउ अब इसके और अंदर हम चलते हैं कि ये क्लासिफाइड कैसे होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जब इसका होता है तो ये दो में होता है, एक होता है लोकलाइज और दूसरा होता है जनरलाइज। लोकलाइज का मतलब है कि जब केवल एक से दो यहाँ पे जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम लोकलाइज के अंदर रखेंगे। फॉर एग्जांपल कि पेशेंट को क्या करना है, एल्बो का फ्लेक्शन करना है, इस मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए पेशेंट का केवल एक ही मूवमेंट यहाँ पे यूज हो रहा है। अब फॉर जैसे कि उसको क्या करना है, फ्लेक्शन भी करना है, फिर उसके बाद शोल्डर का फ्लेक्शन करना है, तो यहाँ पे जब एक से दो मूवमेंट इन्वॉल्व हो और मूवमेंट केवल कंप्लीट कराने के लिए हो, केवल उसका क्या फोकस है, मूवमेंट कंप्लीट करने का, तो वो किसके अंदर आता है, लोकलाइज के अंदर। जब वहीं पे जनरलाइज की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जब हम रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे जब जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम जनरलाइज के अंदर रखते हैं। जनरलाइज के भी दो यहाँ पे टाइप हैं, एक क्या है सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। जब बात करेंगे सब्जेक्टिव की तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को। सपोज कि पेशेंट को क्या करना है, पीएनएफ करना है, ठीक है, पीएनएफ करना है। एक पेशेंट जो सब्जेक्टिव वाला है वो नॉर्मल क्या कर रहा है, शोल्डर का पीएनएफ कर रहा है, ठीक है, ये पैटर्न कर रहा है, ठीक है। दूसरा वहीं पे ऑब्जेक्टिव वाले पेशेंट को कहा गया कि आप क्या करो
ये तो करो ही, पीएनएफ का पैटर्न करो ही, साथ में वॉल को टच करके आओ, ठीक है, वॉल को टच करके आओ। तो यहाँ पे देखो एक आपको डिफरेंस क्या मिला कि यहाँ पे गोल ओरिएंटेड प्रोग्राम हो रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव में एक गोल दिया जा रहा है पेशेंट को कि कुछ ऑब्जेक्ट को टच करके आओ या कुछ ऑब्जेक्ट को कीप करके आओ, ठीक है, लेके आओ। अब इन दोनों में लेकिन एक चीज कॉमन होनी चाहिए, क्या, कि जो भी ये फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो रही है पीएनएफ की, आपको ध्यान रखना है फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज मतलब कि जो पैटर्न है वो आपका बिगड़ना नहीं चाहिए, ना ही किसमें सब्जेक्टिव में ना ही किसमें ऑब्जेक्टिव में। मतलब कि सब्जेक्टिव वाला अगर कर रहा है तो वो भी सेम पैटर्न से मूवमेंट कर रहा है और आ रहा है, बस इसमें क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं है, बस एक जनरलाइज किसी भी मूवमेंट को कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये मूवमेंट करना है, शोल्डर का फ्लेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे कोई गोल नहीं है कि उसको शोल्डर का फ्लेक्शन करना है, पूरा ऐसे लेके आना है, कुछ टच करना है या कुछ ले करके आना है। यहाँ पे बस क्या कहा जा रहा है कि ये मूवमेंट को परफॉर्म करो और जो ये पैटर्न है वो करेक्ट होना चाहिए। बट वहीं पे अगर ऑब्जेक्टिव को बोला जाए तो ऑब्जेक्टिव को भी ये चीज में ध्यान रखना है कि ये पैटर्न जो है वो प्रॉपर करेक्ट होना चाहिए, बट उसको क्या करना है, गोल ओरिएंटेड, तो वॉल को टच करना है और लेके आना है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई कप होता है तो कप को उठा के या मग को उठा करके ले करके आना है। तो जो गोल ओरिएंटेड और पैटर्न और फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को कीप में माइंड में ध्यान में रख करके करते हैं वो सारा ऑब्जेक्टिव में आता है। और सब्जेक्टिव के अंदर क्या आता है कि कोई भी गोल ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं होता, बस जनरलाइज आपको मूवमेंट को पूरा क्या करना है, सही फॉर्म में, सही मैनर में, करेक्ट मैनर में क्या करना है, कंप्लीट करना है, वो सब्जेक्टिव के अंदर आता है, ठीक है। अब इनकी जो फ्री एक्सरसाइज की जो टेक्निक्स होती है, कैसे परफॉर्म कराते हैं हम, कैसे आप उसको पेशेंट में यूज करोगे, तो वो क्या है, जो टेक्निक्स है वो क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए जिस भी मूवमेंट के लिए आप जा रहे हो। फॉर एग्जांपल मुझे शोल्डर के लिए करना है फ्री एक्सरसाइज, तो मुझे क्या, स्टैंडिंग और सिटिंग दोनों पे ही करेक्ट है, दोनों पे ही अच्छा है, जहां पे मैं प्रॉपरली क्या कर सकता हूं, अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट मेरा परफॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे पोजीशन मेरी करेक्ट मैंने पहले फिक्स कर ली। उसके बाद स्पीड और ड्यूरेशन। अब स्पीड और ड्यूरेशन ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पे, हर एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस सेम नहीं होता है, सबका अलग होता है। उस अकॉर्डिंग आपको इसमें भी डिफरेंस लाना पड़ेगा हर पेशेंट के लिए कि किस स्पीड में करना है। अब जैसे कि मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, फास्ट है, स्पीड यहाँ पे फास्ट है। अब कोई दूसरा पर्सन है उसके लिए आपको स्लो कराना पड़ेगा, डिपेंड ऑन हिज एबिलिटी, ठीक है। और दूसरा क्या, तीसरी चीज क्या आपकी आती है, ड्यूरेशन, कि कितने ड्यूरेशन के लिए करानी है, ठीक है, मतलब कि कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर्स के लिए वो रेपिटेशंस कराना है, कितने टाइम के लिए ये मूवमेंट कराना है, ये भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। तो ये इसकी कुछ टेक्निक्स हैं। अब उसके बाद आता है कि जब आप फ्री एक्सरसाइज कराते हो तो उसके इफेक्ट्स और यूजेस क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या, रिलैक्सेशन, ठीक है। आप फ्री फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करा रहे हो तो यहाँ पे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, स्ट्रेचिंग, मतलब कि क्या, इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन दोनों का ही हो रहा है। तो एक करेक्ट फॉर्म में हो रहा है तो मतलब कि दोनों ही एक बार को रिलैक्स हो रहे हैं, एक बार को कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इससे रिलैक्सेशन प्रोवाइड होता है। दूसरा, जॉइंट मोबिलिटी, पूरे जॉइंट को कवर करता है, क्योंकि हमने कैसे बात की थी ना, करेक्ट फॉर्म ऑफ पैटर्न, कि अगर शोल्डर का मूवमेंट कराना है तो फॉर्म पूरा होना चाहिए, 180 डिग्री पूरा कवर होना चाहिए, ये नहीं कि आप ये करो। तो सब्जेक्टिव में क्या कर रहा था वो, कि फॉर्म पूरा कवर कर रहा था, और सेम विद द ऑब्जेक्टिव, बस ऑब्जेक्टिव में गोल ओरिएंटेड था। तो ये क्या करता है, एक तरीके से जॉइंट मोबिलिटी को भी कवर करता है, ठीक है, बेनिफिट के लिए होता है। मसल पावर एंड टोन, यहाँ पे मसल की पावर और टोन भी जनरेट रहती है, मतलब कि यहाँ पे एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट दोनों का ही मूवमेंट एक तरीके से हो रहा है, तो उसको भी ये बेनिफिशियल होता है। और साथ में न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी कैसे बन रहा है, कि जैसे मैंने बोला कि अब ये मूवमेंट करो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरीके की ये कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज हो रही है कि आपको यहाँ पे जाके टच करके आना है। तो अब ये फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए, तो ये एक तरीके से क्या है, कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज है कि वहीं पे ही टच करके आना है, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड है, तो गोल कंप्लीट करना है विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। नाउ लास्ट में कॉन्फिडेंस, जब भी आप ये कोई भी मूवमेंट को परफॉर्म करते हो तो आपको एक तरीके का कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने ये गोल ओरिएंटेड प्रोग्राम किया और कंप्लीट किया सही तरीके से, तो अब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, हाँ मुझे अच्छा लगा कि मैंने ये मूवमेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। तो एक तरीके से क्या करता है, ये कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करता है। लास्ट वन इज रजिस्टेड एक्सरसाइज। तो रजिस्टेड एक्सरसाइज का प्रिंसिपल क्या कहता है,
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी लीवर, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी लीवर टू अपोज फोर्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ, ये मेरे मसल का कॉन्ट्रैक्शन है। अब यहाँ पे ये लीवर है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स पड़ रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है और इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के अपोजिट में पड़ रहा है, ठीक है। मैं मसल का कॉन्ट्रैक्शन, एल्बो का फ्लेक्शन ऐसे करा रहा हूँ और जो मेरा फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही फोर्स क्या हो गए, अपोजिट हो गए, और इसमें जो मूवमेंट होगी ये क्या होती है, एक तरीके की रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेस होती हैं। अब ये 3 तरीके के टाइप्स कह लो या 3 तरीके के तरीके से हम कराते हैं, जिससे कि अलग अलग तरीके की हमको जैसे कि पावर मिलेगी। आप किस तरीके की रजिस्टर्ड एक्सरसाइज कराओगे तो आपका पावर इंक्रीज होगा या स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा या इंड्योरेंस इंक्रीज होगा, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस लो रेपिटेशन एक्सरसाइज। मतलब कि प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस, धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ाते रहना है और लेकिन लो रेपिटेशन एक्सरसाइज करना है। तो वो एक तरीके से आपके क्या बढ़ाएगा, यहाँ पे पावर को बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, पावर इंक्रीज होगा अगर इस टाइप की एक्सरसाइज करा रहे हो। फिर क्या है आपका लो रेजिस्टेंस हाई रेपिटेशन एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस बहुत कम है लेकिन हाई रेपिटेशन, ज़्यादा रेपिटेशन के साथ, हम बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होगा तो वो किस में होगी, किस तरीके की ट्रेनिंग, इंड्योरेंस ट्रेनिंग होगी आपकी, ठीक है। बाकी फिर क्या है लास्ट में आपका क्या, हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा लेकिन बहुत ही कम रेपिटेशन में होगा, बहुत ही कम रेपिटेशन में होगा। वो क्या होगी आपकी, एक तरीके से किस तरीके की होगी ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी। तो जब भी आपका भी रजिस्टर्ड एक्सरसाइज या सपोज कि आपको अगर पावर आपकी बॉडी में बढ़ाना है या इंड्योरेंस बढ़ाना है या स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो आप इस फॉर्म में एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आपका ऐसे बढ़ेगा। अब किस तरीके से आप करा सकते हो, मतलब कि रेजिस्टेंस किस तरीके से हम लगाएंगे, है ना, कैसा कैसा वो रेजिस्टेंस हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सटर्नली फोर्स लगा करके आपका ये तीनों चीज़ को परफॉर्म करा सकता है या बढ़ा सकता है। बाकी नहीं तो आप डंबल्स के साथ कर सकते हो, वेट कप्स के साथ कर सकते हो, स्प्रिंग्स के साथ, थेराबैंड के साथ, ऑन हाइड्रोथेरेपी भी हम किया जाता है अगेंस्ट वाटर फोर्स, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये सारी तीनों चीज़ें बढ़ा सकते हो। तो ये सारा एक किसके अंदर आता है, रजिस्टर्ड एक्सरसाइज के अंदर आता है। तो यहाँ से हमारे सारे के सारे जो भी एक्टिव मूवमेंट्स के अंदर थे, हमने सुपरफिशियली पहले देखा कि चारों टाइप्स क्या होते हैं, फिर उनको डीप जाकर के एक एक को देखा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप कमेंट करिए, हम उस पर टॉपिक बनाएंगे।